अब तक की वीडियोस में बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स डिस्कस हो चुके हैं रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये तीसरा पार्ट है एंड अब तक हमने काफ़ी चीज़ें देखी जिनको मैं एक बार दोबारा पॉइंट आउट कर देता हूँ। लाइक ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए कैसे, हाउ रिवोल्ट गॉट स्टार्टेड, कैसे हमारी विक्ट्री हुई और ब्रिटिशर्स को जाना पड़ा, उनके जाने के बाद डिवीजन कैसे हुई इंडिया और पाकिस्तान में, व्हाट वाज माउंटबेटन प्लान, व्हाट वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, एंड उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बिकमिंग द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब तक ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं एंड नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड। स्टेट्स कंसोलिडेट होती रही, सब कुछ थोड़ा सा हंकी डोरी चलने लग रहा था, लेकिन स्टिल थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स होते भी जा रहे थे। तो उनको सॉल्व करने के लिए भी सरकार काम कर रही थी, और वो काम क्या थे वो अब डिस्कस करते हैं। साउदर्न इंडिया में वायलेंस इरप्ट हुआ इन 1952, राइट आफ्टर व्हेन पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। There was a Gandhian leader named Potti Sriramulu. He died, and because of his death, violence erupt हो गए साउदर्न इंडिया के पार्ट में। And why he was dead, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, बिकॉज ही फास्टेड। उनकी कुछ मांगे थी सरकार से जो कि सरकार जिन पे ध्यान नहीं दे रही थी टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो उसी के चलते ही फास्टेड एंड उनका फास्ट 1952 में 19 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक चला एंड 15 दिसंबर को उनकी बॉडी ने उनका साथ छोड़ा, ही डाइड एंड वायलेंस वाज erupted like anything in India. So finally 1953 the Nehru government decided कि आंध्रा स्टेट जो है इसको थोड़ा फेवर करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग दैट तेलुगु स्पीकिंग एरिया विद हैदराबाद। एंड जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि और बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, इनका क्या सीन था उस पूरे सिचुएशन में। तो ऐसे ही वो तेलुगु स्पीकिंग एरिया को भी हैदराबाद का हिस्सा बना दिया गया। हाउएवर जैसे ही ये आंध्रा स्टेट बनी, इसकी वजह से पूरे इंडिया में वायलेंस दोबारा शुरू हो गए। वाई? बिकॉज अब आपने एक को इंडिपेंडेंट कर दिया थोड़ा सा, तो अब बाकी लोगों को भी चुल हो गई कि हमें भी ये चाहिए। इट्स लाइक अगर घर में दो बच्चे हैं एंड किसी एक पेरेंट ने एक को चॉकलेट दिला दी तो दूसरे वाला थोड़ा वायलेंट हो जाता है कि उसको दिला दी, मुझे नहीं दिलाई। तो ऐसे ही हो रहा था उस टाइम, और सब डिमांड कर रहे थे अपनी एक सेपरेट स्टेट, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। तो नेहरू गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एस्टैब्लिश करते हैं, और वो हुई 1953 में, जो कि हेड की गई बाय जस्टिस फैजल अली। एंड द कमीशन रिकमेंडेड 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज इन 1955, but the government carried out 7 constitutional amendments in 1956, by which 14 states and 6 union territories were given birth during the period of 1956, and that gave birth to Indian Federation, जिसको हम आज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, मुंबई। उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इन 1960 द बॉम्बे स्टेट वाज बाइफरकेटेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात, और गोवा इंटीग्रेट हो गया था एज ए यूनियन टेरिटरी इन 1961। इन 1963 नागालैंड गॉट फॉर्म्ड। अब वो बात अलग है कि ये लोग ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कर रहे हैं आज, लेकिन अगर हम देखें तो वो उन एरियाज की डिमांड कर रहे हैं जो नागा डोमिनेटेड एरियाज हैं। अब क्या होता है, लेट्स सी। एंड इन 1966 पंजाब स्टेट के अंदर से दो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस निकल के आई,
जिसको हम आज मैप में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं. एंड दैट वाज फॉलोड बाय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1972, by which Manipur, Meghalaya and Tripura was born. 1975 में द प्रिंसली स्टेट ऑफ सिक्किम वो भी इंटीग्रेट हो गई, और उसकी इंटीग्रेशन का रीजन था प्लेबिसाइट. 1986 में मिजोरम फॉर्म हुआ, एंड दैट वाज फॉलोड बाय कन्वर्टिंग द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी इनटू अरुणाचल प्रदेश इन 1987, and that was followed by statehood to Goa in the very same year. And Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand, ये सब फॉर्म हुए in the year 2000, followed by Telangana in 2014 when BJP government came into power. लेकिन ये जो चैलेंजेस थे सेपरेटिज्म और रीजनलिज्म के, ये कंटिन्यूड रहे इंडिया में, और इन चैलेंज की वजह से बहुत ही कंपेलिंग सिचुएशन आ गई थी फॉर द नेहरू गवर्नमेंट टू रेगुलेट एन एक्ट कॉल्ड एज आफ्स्पा 1958. जैसे मैं पहले बहुत एक दो वीडियोस में इस चीज का जिक्र कर चुका हूं. आफ्स्पा जिन लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने नहीं देखा, आफ्स्पा इज टेक्निकली आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, और ये एस्टैब्लिश सिर्फ इस वजह से ही हुआ था टू गेट अ होल्ड ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, टू एलिमिनेट द थ्रेट्स और टू मिनिमाइज द थ्रेट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. मतलब देश के अंदर की ही बीमारियां जैसे रीजनलिज्म और सेपरेटिज्म, हिंदू मुसलमान लड़ाई जैसे जो दंगे होते हैं, एंड एवरीथिंग जो भी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, वो आफ्स्पा के तहत कंट्रोल की जाती है थ्रू ऑफिसर्स, और ये आज तक लागू होता है. अब अगर मैं बात करूं कुछ करंट अफेयर्स की, तो इसी से रिलेटेड जैसे मैंने बताया रीजनलिज्म और सेपरेटिज्म की वजह से आफ्स्पा लागू किया गया बाय नेहरू गवर्नमेंट, एंड उन सबको चेक करने के लिए उन बीमारियों से काफी हद तक तो लड़ लिए थे हम उस टाइम, लेकिन आफ्स्पा आज भी बहुत चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करती है. लेकिन ये चैलेंजेस बहुत ही एबनॉर्मल है, आप इनको नॉर्मल कंसिडर नहीं कर सकते. हर किसी की अपनी एक मांग है, और सबकी मांगे पूरी प्रैक्टिकली नहीं की जा सकती. ऑन पेपर वी कैन से दैट कि हाँ हम इनकी भी बात मान लेंगे, इनकी भी बात मान लेंगे. हम अपने घर में अपने घर के सारे बड़ों की बात नहीं मान पाते, यह अपने घर के सारे जो छोटे होते हैं उनकी मनचाही चीजें हम पूरी नहीं कर पाते फॉर एक्स वाई रीजंस. बहुत बार हम उस लायक नहीं होते, बहुत बार जस्ट टू गिव देम अ मेडिसिन कि यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर फ्यू थिंग्स, यू नीड टू बी केपेबल फॉर फ्यू थिंग्स, इस वजह से हम उनको नहीं देते. रीजन कैन बी एनीथिंग, लेकिन आज भी ये दिक्कतें हैं, और वो दिक्कतें क्या है? फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर सेपरेट विदर्भा इन महाराष्ट्र, सेपरेट सौराष्ट्र इन गुजरात, सेपरेट बुंदेलखंड इन यूपी by integrating 7 districts that are on the border of उत्तर प्रदेश and 6 of मध्य प्रदेश. जैसे जो ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी है, इन दोनों के बीच में झगड़े चलते रहते हैं. ईस्टर्न यूपी की डिमांड है एक सेपरेट पूर्वांचल की, क्योंकि उनके थोड़े आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं फ्रॉम वेस्टर्न यूपी. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज डिमांडिंग अ सेपरेट गुरखालैंड, followed by separate Bodoland in Assam, and etc. etc. How can you do all of this in a short span of time? It can be done with time. कुछ हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती, but it requires time and patience. लेकिन सबको चीजें अभी चाहिए, and that's not possible. तो जो इंडियन फेडरेशन थी, उनकी स्टार्टिंग से एक ही डिमांड थी, सेपरेट स्टेट. तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिठाया गया, जिसको लेड किया बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड हिज नेम वाज चीफ जस्टिस वेंकट चलैया. उनका कमीशन था ये,
जस्टिस चेलिया ने काफी चीजें रिकमेंड की. अकॉर्डिंग टू हिम, इंडिया शुड फॉलो द अमेरिकन मॉडल ऑफ फेडरेशन in which all the 50 states have equal representation in the upper house, जिसको वो लोग सीनेट बोलते हैं. अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन अपर हाउस इन अमेरिका ये जनरेट करती है यूनिटी और स्टेबिलिटी, बट इन इंडिया इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिन स्टेट्स का साइज बड़ा है वो डोमिनेट करेंगे छोटी स्टेट्स को, और इसी के चलते राज्यसभा और कुछ नहीं बल्कि एक नॉन फेडरल बॉडी बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर 7 स्टेट्स हैं जो कि बहुत बड़ी हैं और 21 छोटी स्टेट्स हैं, तो वो 7 स्टेट अपनी बात मनवाने के लिए उन 21 स्टेट्स को साइडलाइन कर देंगी अपने इंटरेस्ट के लिए. तो स्टिल बात तो वही, यूनिटी एंड स्टेबिलिटी कहाँ आई? फिर तो घूम फिर के बात वही आती है ना, जहां पावर होगी वहां डोमिनेशन होगी. तो जो कमीशन था उसने रिकमेंड किया कि इंडिया की सारी स्टेट्स को इंटीग्रेट करके या डिसॉल्व करके उनको स्मॉलर स्टेट्स ही बनाओ फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन. और डिसीजन पास करने के भी एक सिस्टम बनाया गया राज्यसभा में. अनटिल एंड अनलेस 50% प्लस 1 मेजॉरिटी नहीं आती, तब तक वो चीज पास नहीं हो सकती. अब ये जो कमीशन है, इसकी रिकमेंडेशंस है, ये काफी प्रैक्टिकल है. सब कुछ इक्वल हो जाएगा, पावर डोमिनेशन खत्म हो जाएगी. लेकिन अगर पावर डोमिनेशन खत्म हो गई तो फिर तो चीजें बहुत नॉर्मली चलने लग जाएंगी. लेकिन बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जिनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती. उनको थोड़ी इंस्टेबिलिटी चाहिए, उनको थोड़ा कंट्रोल चाहिए, और थोड़ा नहीं, उनको बहुत कंट्रोल चाहिए. तो इसी डिस्प्यूट के चलते बहुत लोगों ने बोला कि दिस शुड बी डन, बहुत लोगों ने इसके सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही शो किए. तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसेंसस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स, अभी तक ये रिकमेंडेशंस अगर ठीक से बोली जाए, एज पर आई नो, ये लागू नहीं हुई है. बट जस्टिस चेलिया वॉज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन. उन्होंने बहुत सोच समझ के दी गई है. ये तो सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट ये बहुत कम लोगों को पता है कि जवाहरलाल नेहरू had a span of 18 years as the Prime Minister of India. His term as a Prime Minister was started in 1946 and his term as a Prime Minister was ended in 1964. On a very heavy note, Pandit Jawaharlal Nehru died on 27th of May 1964. People abuses him, people glorify him. बट वट वी मिस हेयर इज कि हम लोग अपना दिमाग नहीं लगाते. हमको ये सोचना चाहिए व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज गुड फॉर द नेशन. उस हिसाब से हमको लीडर्स को जज करना चाहिए. लेकिन हम सिर्फ उनके एक्ट से उनको जज करते हैं, और वो भी बहुत शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए होता है. और ये हमेशा से चलता है, नॉट जस्ट जवाहरलाल नेहरू, ईच एंड एवरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है. अगर इसकी जगह हम एक दूसरे के काम को, मैं कहता हूं, प्रेज भी ना करें, लेकिन उनके रास्ते का एक हर्डल ना बने. क्योंकि पावरफुल लोग पावरफुल रहते ही हैं, लेकिन जिन लोगों के पास कुछ खास नहीं है, उनके इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उन लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता. They went from point 1 to 0. So these people should understand, and I think personally, उन लोगों से ज्यादा the citizen of this country should need to understand what is happening around. और ये जो पूरा एरा मैंने बताया from 1946 to 1964, इसको नेहरूज एरा कहा जाता है, जहाँ पे आइडिया ऑफ सोशलिज्म एंड equality, importance was given to people, not to power. और जितनी पॉजिटिव बातें हम
कोट्स में सुनते हैं, दैट मैन वॉज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट. Not only just Pandit Nehru, many leaders, they work, they tried, and they die trying to promote the idea of equality. However, there is no clear parameter of equal treatment, which leads to commercial conflicts. Indian society, for what? Especially because of vote bank politics. In fact, politics over religion should be prohibited, and it could be prohibited by the electoral reforms empowering the Electoral Commission through Article 324 Clause 3, through Article 324 Clause 1 to Clause 6, so that the Commission must be able to take the punitive action against misuse of a very important component of human life, religion. लेकिन empowerment जो होता है इलेक्शन कमीशन का, वो एक चीज पे डिपेंडेंट है, एंड दैट इज कंसेंसस ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट. वो बात अलग है कि स्टेट इज सेक्युलर, बट द आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म वाज नॉट इंक्लूडेड इनिशियली इन द preamble of the constitution, because Article 25 and 29 already guarantees a secular state. In Keshwanand Bharti case in 1973, the apex court of India, Supreme Court passed a verdict by which preamble was declared as the legal part of the constitution, and that was included by the 42nd amendment 1976. अब अगर इसको समझा जाए रिलीजन के कंपोनेंट को, तो एक टर्म हम सुनते हैं, दैट्स सेकुलरिज्म, कि हम सबके रिलीजन्स को अपनाते हैं, हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते. तो सेकुलरिज्म के भी दो पार्ट्स हैं, एक वेस्टर्न व्यू है सेकुलरिज्म को देखने का, एक ईस्टर्न व्यू है. द वेस्टर्न व्यू ऑफ लुकिंग एट सेकुलरिज्म, दैट सिंपली कि वो लोग बहुत ज्यादा रिलीजन को इंटरवीन नहीं करने देते स्टेट में, और ना खुद रिलीजन में इंटरवीन करते हैं. मतलब वो आइसोलेटेड रहते हैं रिलीजन से, इन इजी लैंग्वेज. और अगर यही हम ईस्टर्न व्यू देखें इंक्लूडिंग इंडिया, तो स्टेट इंटरवीन करता है रिलीजन में, और उसका जो मोटो होता है, जो उसकी वजह होती है इंटरवीन करने की, दैट वजह सिंपली इज की फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करना, कल्चर को प्रमोट करना, सो दैट हम बहुत बार देखते हैं कि हिंदू लोग ईद पे बिरयानी खा रहे हैं या सेवैयां खा रहे हैं, बहुत मुस्लिम लोग दिवाली पे मिठाइयां खा रहे हैं. तो इससे एक ये नहीं होता कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम फेस्टिवल्स नहीं मनाऊंगा, मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू फेस्टिवल्स नहीं मनाऊंगा. दैट्स एब्सोल्यूट क्रैप. और ये बात हमारे लीडर्स को तब समझ में आ रही थी, तो उन्होंने एज अ स्टेट उन्होंने रिलीजन में इंटरवीन करना शुरू किया, एंड उन्होंने रिलीजन को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, जिससे हम आम लोग एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से कंबाइन हो जाएं, रादर देन एक दूसरे को पिन पॉइंट करके लड़ते रहे. सो लीडर्स लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बहुत प्रमोट किया द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म. लेकिन सबको, जैसे मैं पहले बताया, सबको उनके मन की चीजें प्रोवाइड करना बहुत बार पॉसिबल नहीं होता, और बहुत बार हम करना नहीं चाहते. लेकिन अगर हम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि उन चीजों को प्रोवाइड करने के बाद जिनको वो चीजें मिल रही हैं, जिनको वो पावर, जिनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो उसका यूज कैसे कर रहे हैं. एंड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो लोग उन चीजों को इसलिए यूज करते हैं ताकि वो अपने से वीक को एक्सप्लॉइट कर सकें. बहुत कम लोग होते हैं जो भले के लिए सोचते हैं, और इसी वजह से दैट होल आइडिया एंड प्लान्स ऑफ कम्युनलिज्म इन द माइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, वो कोलैप्स करते गए बाय टाइम. और इसी की एक बहुत बड़ी वजह है कि कैपिटलिज्म ना पूरी दुनिया में बहुत आसानी से फैल गया. कैपिटलिज्म के फैलने के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं. अब कैपिटलिज्म एक कॉन्सेप्ट पे चलता है,
एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कंपटीशन। अगर मैं अपने कस्टमर को कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ और कोई और कर रहा है, तो वो पावरफुल बन जाएगा क्योंकि उसके पास मनी आ गई। तो इसी कंपटीशन के चलते कैपिटलिज्म पूरे ग्लोब में अपने हाथ ऐसे फैला देता है और उसके बाद और चीजें उसको प्रमोट कर देती हैं, लाइक ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिज्म को इतना ज्यादा बढ़ावा इसलिए दिया बिकॉज सोशलिज्म ना सोवियट्स की तरह कम्युनल नहीं है, अमेरिकन की तरह कैपिटलिस्ट नहीं है। सोशलिज्म इज इन द वेरी मिडल, बिना वीक को एक्सप्लॉइट करे, या मैं ये कहूं मार्केट और गवर्नमेंट ये दोनों साथ में हार्मनी के साथ रह सकते हैं इन अ सोशलिस्टिक एनवायरनमेंट। So the simple goal was to establish the coexistence of public and private sector. लेकिन इनके रोल्स 50-50 नहीं रहेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू decided lead role of the states by nationalizing the different sectors of economy, and that whole concept is called as Nehruvian economy, by which subsidies become political tool rather than economic tool। जो हमको बिजली पानी फ्री में मिलता है ना दिल्ली में, दैट सब्सिडी इज अ पॉलिटिकल टूल, not an economic tool, so understand it। and rather than voting on कि हमें क्या मिल सकता है, हमारे कहाँ पैसे बच सकते हैं, vote on the basis of decent healthcare and education। and this trend creates economic crisis followed by economic reforms, and by which states started rolling back and give maximum area to the market, जिसको हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, एलपीजी। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने प्लानिंग सिस्टम को इवॉल्व किया इंडिया में। एज मैं पहले बता चुका हूं, गोल था प्राइवेट और पब्लिक की कोएग्जिस्टेंस। तो स्टेट और मार्केट का साथ में बंधे रहना बहुत जरूरी है, और उसमें ऐसा नहीं कि एक को नुकसान एक को फायदा हो, and vice versa। and being a mixed economy like India, we badly needed it। so planning commission got evolved in 1950 to represent union government, and NDC got evolved around 1950s, to be specific it's 1952 I guess, to ensure the representation of state and all round development of Indian Federation through different 5-year plans। अब इतना तो हमें अकल है ही कि जितने भी प्लान्स बनते हैं वो ऐसे तो नहीं बनते कि हम सस्टेन कर लें, वो सब कुछ यही सोच के बनाया जाता है कि हम जल्दी से जल्दी ग्रो कैसे करें। और ऐसे ही उस टाइम इंडिया बहुत अच्छी पेस पकड़ रहा था इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे फर्स्ट 5-year प्लान में एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, लेकिन उसके चलते डेवलपमेंट होते होते भी ना जो रूरल इकोनॉमी थी वो थोड़ी पीछे रह गई। और अगर उसको डेटा के हिसाब से समझे, रूरल इकोनॉमी में 80% पॉपुलेशन थी इंडिया की। तो डेवलपमेंट तो हुआ बट 80% ऑफ पॉपुलेशन वाज लेफ्ट बिहाइंड। सेकेंड 5-year प्लान में द महलनोबिस मॉडल गॉट इवॉल्व्ड। जिनको नहीं पता हाउ महलनोबिस मॉडल गॉट हिज नेम, प्रशांत चंद्र महलनोबिस ये इकोनॉमिक एडवाइजर थे पंडित नेहरू की कैबिनेट में। एंड दैट जेंटलमैन प्रशांत चंद्र महलनोबिस, ही हाईलाइटेड द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। मतलब इन्होंने सिंपली जो गवर्नमेंट का व्यू था वो रादर देन ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड ऑल से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ले आए कि ज्यादा रोडें बनाओ, ज्यादा घर बनाओ, ज्यादा घूमने फिरने की जगहें बनाओ, टूरिज्म को थोड़ा और प्रमोट करते हैं, लाइक दैट।
एंड द आइडिया वॉज टू प्रमोट एन ऑल राउंड डेवलपमेंट, और इसी को हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। अब जैसे मैंने अभी महलनोबिस मॉडल को बताया, इसको मैं बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर अ क्विक रिकैप, हमने इस वीडियो में ये देखा कि कैसे जो इनस्टेबिलिटी थी इनसाइड इंडिया आफ्टर सेपरेशन एंड डिवीजन एंड इंटीग्रेशन, वो कैसे कंट्रोल हुई। हाउ 18 years ऑफ रेन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम नेहरूवियन पीरियड कहते हैं, उनकी बनाई गई इकोनॉमी जिसको हम नेहरूवियन इकोनॉमी कहते हैं। महलनोबिस मॉडल का हमने इंट्रोडक्शन देखा, ब्रीफ अगली वीडियो में देखेंगे। So till then, be healthy, peace.